सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमोद और आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास अकाउंट्स का चैप्टर 2 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है डिस्कस करने के लिए, सारी की सारी बेसिक टर्म्स है। मैंने 35 सेलेक्ट करी है, बुक में अब अप्रोक्सीमेटली 40 टर्म्स दे रखी हैं। मैं 5 टर्म्स यहाँ पर डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी डिस्कस करना सही नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी कुछ रह जाए तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहली टर्म जो हमारी बिजनेस की है वो है अकाउंट्स की है, उसका नाम बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पर पैसे का लेन देन हो रहा हो, या तो जैसे कि गुड्स परचेज किए जा रहे हैं बदले पैसा दिया जा रहा है, तो गुड्स बेचे जा रहे हैं बदले पैसा आ रहा है, या तो गुड्स का लेन देन उधार हो रहा है। अब बोलोगे उधार में पैसे का लेन देन कैसे होता है? ऐसे होता है कि हमने किसी को उधार दिया, हमने संजय को उधार दिया, तो संजय आज ने कल तो पैसा दे ही देगा। ठीक है ना, तो जब खाली सामान का लेन देन भी हो रहा है उधार में, या तो उधार बेचा जा रहा है, सेल की जा रही है, या तो उधार खरीदा जा रहा है, परचेज की जा रही है, तो पैसे का लेन देन तो होगा। आज नहीं होगा तो कभी ना कभी 1-2 दिन में होगा ही होगा, या कभी ना कभी जो प्री डिसाइडेड डेट है उस दिन तो डिस्कशन होगा ही होगा। ओके, तो इसे कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे कि हमने सेल करी, परचेज करी, सैलरी पे करी, एटसेट्रा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, दूसरी जो हमारी टर्म है वो है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, दोबारा डिस्कस करना चाहूंगा। अकाउंट का मतलब होता है खाता। इसको बहुत सिंपल वे में समझे तो आपके पड़ोस में कोई ना कोई दुकान होगी जहां से आप सामान लेते होंगे, तो आप लेते होंगे या तो कोई ना कोई लेता होगा, आपका पड़ोसी उधार सामान लेता होगा। तो जब वो आप उधार सामान लेते हैं तो एक लाल रंग की बड़ी सी डायरी होती है, उसमें एक पेज पे आपका नाम लिख रखा होता है। लेट से संजय का, संजय जितना सामान पूरे महीने में लेता है, मान लो 8,000 का पूरे महीने में सामान लिया, महीने के एंड में संजय ने पे कर दिए 7,500 रुपए, 7,500 रुपीज, 500 रुपए उसका बैलेंस रह गया। तो जिस तरीके से वो कुछ का जो पूरा अकाउंट उसका खाता मेंटेन किया गया, उसी को ही अकाउंट कहते हैं। और ये बहुत कॉमन टर्म है, आपने सुन भी रखी है, बैंक में मेरा अकाउंट है, तो उसे कहते हैं बैंक में मेरा खाता है, उसी को कहते हैं अकाउंट। ओके, वैसे ये बिजनेस में क्या होता है, जितने हमारे कस्टमर्स होते हैं उनका भी अकाउंट बनाते हैं, जिन जिन से हम उधार लेते हैं उसका भी अकाउंट बनाते हैं, सैलरी पे करते हैं उसका भी अकाउंट बनाते हैं, कुछ परचेज करते हैं उसका भी अकाउंट बनाते हैं, कुछ सेल करते हैं उसका भी अकाउंट बनाते हैं। सेल का अकाउंट अलग बनता है, जिसको सेल करिए उसका अकाउंट अलग बनता है, प्रॉपर डिटेल में बनता है। ओके, बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल क्या है? कैपिटल को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। कैपिटल ऐसा वर्ड है कि ये आज अपने अकाउंट्स चूज करी है, ये अब से लेके 11th में, 12th में, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, या बीबीए करोगे तो, उसके बाद एमबीए करोगे तो, एमकॉम करोगे तो, जहां तक पढ़ाई करोगे वहां तक आपको सुनने को मिलेगा। इवन ये इसमें नहीं, बिजनेस स्टडीज में मिलेगा, ये इकोनॉमिक्स में सुनने को मिलेगा। कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो एक ओनर द्वारा इन्वेस्ट किया गया उसके खुद के बिजनेस में। कैपिटल का मतलब क्या होता है, ये वो पैसा है जो एक ओनर के द्वारा, मालिक के द्वारा, एंटरप्रेन्योर के द्वारा अपने खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है, उसे कहते हैं कैपिटल। ओके, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। होता क्या है, जैसे कि संजय ने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, अब संजय ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब संजय बीच में, अगर संजय को अपने घर के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान चाहिए होगा, ये पैसे चाहिए होंगे बच्चे की ट्यूशन की फीस भरने के लिए, स्कूल की फीस भरने के लिए, तो पैसा कहां से लाएगा? अपने बिजनेस से पैसा निकालेगा। लेकिन बिजनेस का साल तो पूरा हुआ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस तो कैलकुलेट हुआ नहीं है, तो क्या हो गया, साल के बीच में से जरूरत है अपने बिजनेस से पैसा निकाल लेगा। उस साल के बीच में पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला गया, या पर्सनल यूज के लिए जो सामान निकाला गया, उसे हम ड्राइंग्स के नाम से उसका अकाउंट बनाएंगे, उसकी एंट्री पास करेंगे। ओके, तो ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज के लिए निकाला गया पैसा, कैपिटल मतलब अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया अमाउंट। ओके, बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज को सिंपल, बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊं तो क्या होता है, लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा। कर्जा यानी कि हमने उधार जो ले रखा है। ठीक है, तो लायबिलिटी में दो तरीके की लायबिलिटी होती है, एक करंट लायबिलिटी होती है, एक नॉन करंट होती है। अब करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? करंट लायबिलिटी का मतलब है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, हमने लोन लिया बैंक से बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, चाहे मॉडर्नाइजेशन के लिए, यानी बिजनेस में सारी मशीनरी चेंज करके बिजनेस को मॉडर्नाइज किया हम लोगों ने। ठीक है, या बिजनेस को बढ़ाने के लोन ले लिया, उस लोन को हमें पे करने के 10 साल मिले हैं, तो लोन लिया एक कर्जा है, उसको हम किस्तों में पे कर रहे हैं, 10 साल में लगेगा पे करने में, तो हमारा हो गया वो नॉन करंट, बिकॉज उसकी लाइफ जो है वो लोन की वो मोर देन 1 ईयर है, जो 1 साल से ज्यादा तक हमें पे करनी पड़ेगी, 10 साल तक पे करनी पड़ेगी, तो हो गई हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। इसको हम कहते हैं फिक्स लायबिलिटी भी कहते हैं। अब करंट लायबिलिटी क्या हो गई, मान लो कि ना हमारे बैंक में पैसा नहीं है, लेकिन हमने अपने क्या में क्रेडिटर को, यानी जिससे हम उधार लेते हैं, उसको हमने चेक दे दिया 10,000 रुपए का, अकाउंट में 0 बैलेंस है, तो फिर भी बैंक वालों ने हमसे पूछ के हमारा चेक क्लियर कर दिया और हमारा 10,000 रुपए का नेगेटिव बैलेंस दिखा दिया। ये कहने का मतलब बैंक से 10,000 रुपए का शॉर्ट टर्म के लिए उधार ले लिया,
और हुआ कि जब हमारे पास दोबारा पैसे, हमने फटाफट से 2 दिन में जाकर पैसे डलवा दिए। कहने मतलब से 2 दिन के लिए हमने बैंक से 10,000 रुपये उधार लिया, तो वो बैंक से 2 दिन के लिए उधार लेना भी तो कर्जा ही होता है, लेकिन 2 दिन के अंदर हमने उसे निपटा दिया, तो उसे बोलेंगे करंट लायबिलिटी। या एक और एग्जांपल, हमारा एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब जिससे उधार सामान लेते हैं, उससे हमने 1 महीने के लिए उधार सामान लिया है, हमने उसे प्रॉमिस किया है कि 1 महीने में उसे पेमेंट कर देंगे, तो 1 महीने के लिए उधार लेना भी कर्जा होता है, तो हमने उससे कर्जा लिया, हमने उसे 1 महीने में पेमेंट कर दी, तो उसे बोलेंगे करंट लायबिलिटी। ओके, आगे की बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स का भी सेम यही केस होता है। एसेट्स भी 2 तरीके की होती है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। इसका एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं अपने खुद का एग्जांपल दूं, अपने यहाँ प्रेजेंट जो आप देख सकते हो। एसेट, पहले एसेट्स का मीनिंग समझ लो क्या होता है। एसेट्स का मतलब होता है बिजनेस की प्रॉपर्टी। जैसे आम इंसान की प्रॉपर्टी होती है, वैसे बिजनेस की भी प्रॉपर्टी होती है। अब बोलोगे प्रॉपर्टी का मतलब होता है मकान, दुकान, जमीन, गाड़ी, बंगला, नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ वही प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है हर वो चीज जो बिजनेस की है, जो कि यूज हो रही है प्रोडक्शन में। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, हर वो चीज जो बिजनेस की है, जिसका मालिक बिजनेस होता है। मेरी अपनी खुद की एकेडमी है, ये मार्कर, ये डस्टर, ये व्हाइट बोर्ड, ये सारा मेरी एकेडमी का है। अब एक बात बताओ मुझे, ये मार्कर की लाइफ कितनी है? हद से 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 6 महीने इसकी लाइफ है ना, तो ये हो गई हमारी करंट एसेट्स। ठीक है, 6 महीने चलेगा। अब बात करते हैं डस्टर की। डस्टर कितना चलेगा? ये 1 साल तो चलेगा। ये मान लो कि ये चलता है 2 साल। ओके, तो इसकी लाइफ कितनी हो गई? 1 साल से ज्यादा है, तो हमारा ये हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स। इसको फिक्स भी बोलते हैं। फिक्स क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ जो है वो 1 साल से ज्यादा है। इस व्हाइट बोर्ड की बात करते हैं। इस व्हाइट बोर्ड को अगर तरीके से यूज किया जाए, अच्छे तरीके से यूज किया जाए, बहुत टाइम से क्लीन किया जाए कॉलिंग से, तो मुझे लगता है आराम से 5-6 साल चल जाता है। यानी कि ये मेरी बिजनेस की एसेट्स है, मेरी एकेडमी की, इसको मैंने 5 साल तक यूज किया, तो इसकी लाइफ जो है 1 साल से ज्यादा है, यानी कि नॉन करंट एसेट्स है, यानी फिक्स एसेट्स है हमारी ये। ठीक है, अब बात करते हैं रिसीप्ट। रिसीप्ट का मतलब क्या होता है? पैसा आना। अब पैसा 2 तरीके से आता है, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। अब एक कैपिटल और रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जब हमने ऐसी किसी चीज से पैसा ऑब्टेन किया, यानी पैसा लिया है, जिसकी वजह से या तो हमारी एसेट्स घट गई, बिजनेस की प्रॉपर्टी घट गई, या तो हम पे कर्जा चढ़ गया, या तो जैसे कि हमने लोन ले लिया, तो इसे बोलेंगे कैपिटल रिसीप्ट। जैसे हमने बैंक से लोन लिया, कैपिटल रिसीप्ट। हमने अपने बिजनेस की एक मशीनरी उठा के बेच दी, कैपिटल रिसीप्ट। ठीक है, दूसरा हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसीप्ट का मतलब होता है ये वो पैसा होता है जो बिजनेस में आता है, लेकिन इस पैसे के आने से ना तो हमारी एसेट्स घटती है, ना तो हमारी लायबिलिटी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, हमने कर दी सेल्स, ठीक है, हमने सेल करी है, तो सेल करने से पैसा हमारे पास आ गया, तो सेल करने से हमारी कोई फिक्स एसेट्स तो नहीं घटी, ना हमारे कोई कर्जा चढ़ा है, क्योंकि हमने भाई हमारे पास जो रॉ मटेरियल था हमने उसको बेच दिया, हमारे पास पैसा आ गया, तो ये रिसीप्ट है। लेकिन इससे हमारी कोई एसेट्स नहीं घटी, इससे हमारी कोई फिक्स एसेट्स नहीं घटी, ना ही हमारे पर फिक्स लायबिलिटी चढ़ी है, यानी बढ़ी है हमारे पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट, जो कि हमारी कैसे, जो कि हमें लोन लेने पे होती है, यानी कर्जा चढ़ने पे, या तो एसेट्स के जाने पे, यानी एसेट्स का घटना, लोन का बढ़ना, उससे जो पैसा आता है उसे कहते हैं कैपिटल रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट का मतलब होता है ये वो पैसा होता है जिसके आने से ना ही हमारी लायबिलिटी पे कोई असर पड़ता है, ना ही एसेट्स पे कोई असर पड़ता है। ओके, अब बात करेंगे एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, हमने पैसा खर्च किया है, लेकिन ये 3 तरीके का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं कैपिटल रेवेन्यू बताऊंगा, डेफर्ड रेवेन्यू इनमें से एक है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है हमने पैसा खर्च किया, बदले में हमारे पास कोई ना कोई एसेट्स आ रही है, और जो एसेट्स आ रही है वो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रहेगी। फॉर एग्जांपल, मैंने व्हाइट बोर्ड खरीदा, ये व्हाइट बोर्ड खरीदा, इसकी लाइफ क्या है? देखो ध्यान से देखोगे तो सारा एसेट्स और लायबिलिटी का ही खेल है, और फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स की बात हो रही है, फिक्स लायबिलिटी करंट लायबिलिटी की बात हो रही है। ध्यान सुनना, मैं एक्सपेंडिचर वाला पार्ट लेके चलूंगा। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च करना, लेकिन 3 तरीके का, कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? मैंने व्हाइट बोर्ड खरीदा, खर्चा है मेरा, इससे मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड आ गया, और इसकी लाइफ जो है मिनिमम 5 इयर्स है, 5 साल तो चलेगा। तो ये खर्चा तो है, लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। खर्चा तो है लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसके खर्च करने से मेरे पास एसेट्स आ गई। ठीक है, दूसरा, मैंने ये मार्कर खरीद लिया, इस मार्कर की लाइफ है 6 महीने, तो मैंने खर्च किया, मेरे पास एसेट्स भी आई है, ये मार्कर एसेट्स है मेरी, लेकिन इससे मिलने वाला बेनिफिट मेरे को कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो ये मेरा हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी जो इसके बदले जो एसेट्स आई है उसकी लाइफ कितनी है? सिर्फ 6 महीने। अब बात करेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? सिंपल बता दूं, ये एक तरीके का हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है,
लेकिन इसको अलग से क्यों लिखा गया है, मैं इसका पहले एग्जांपल देता हूं आपको सीधे सीधे। मान लो कि हमने अपने इस मार्कर को बना करके बेचने के लिए, मतलब बना लिया है, इसको बेचने के लिए हमने शाहरुख खान जी को बुलाया, उनसे ऐड करवाई और एक एडवर्टीजमेंट कंपनी भी आई थी, उन दोनों ने हमसे 20 करोड़ रुपए ले लिए और 10 करोड़ शाहरुख खान जी ने, 10 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट कंपनी ने और 10 करोड़ रुपए उस एड को एडवर्टाइज करने के लिए एक साल में, यानी कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए। अब ये 30 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए हैं और बदले में उससे मिलने, और अब उस 30 करोड़ रुपए की वजह से हमारे मार्कर वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया, ये बहुत इजीली बिक रहा है, हमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे। लेकिन तो उससे हुआ क्या, उस 30 करोड़ रुपए खर्च करने से वो हो तो एक साल के अंदर अंदर गया पैसा खर्च, लेकिन उससे मिलने वाला बेनिफिट क्या है, वो हमें सालों साल तक रहेगा। 10 साल तक हमें दोबारा एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो खर्चा एक साल के अंदर ही हो गया, काम खत्म, बदले में कोई एसेट्स वगैरह नहीं मिली है, लेकिन उससे हमें जो एक चीज मिली है, जो हमें जान पहचान मिली है, मार्केट के अंदर एक पहचान मिली है, वो पहचान 10 साल तक हमें साथ देगी। तो उसे कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस में मेनी ईयर्स तक, मल्टीपल ईयर्स तक यूटिलाइज किया जाता है। अब मैंने जो लाइन बोली है, इसको मल्टीपल ईयर्स तक यूटिलाइज किया जाता है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी अगर आप बिगिनर हो, 11th क्लास में जस्ट अभी आए हो तो, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी टर्म है, इसको समझने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 11th क्लास का जो सेकंड लास्ट चैप्टर है उसमें जाएंगे, वहां पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। अगर इसमें कुछ डाउट रह जाए तो ज्यादा प्रेशर मत लेना, क्योंकि आपकी जस्ट बिगिनिंग है, बस ये मैं ये बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ, बस पहचान लो कि इन्हें कहते क्या हैं, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है। ये वर्ड सुन के बहुत अजीब सा फील ना हो आपको, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, ज्यादा दबाव में नहीं जाना है, ये बेसिक टर्म्स है, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे इसे। अगर कुछ रह भी जाता है तो कमेंट कर देना, फिर भी समझ में आए तो थोड़ा प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ही अभी आपके अकाउंट्स का थ्योरी पार्ट चल रहा है, जैसे प्रॉपर प्रैक्टिकल करना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सारी टर्म्स दिमाग में भी सेट हो जाएगी, इनका नेचर क्या होता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, सब कुछ अपने आप पता लग जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बस ये ओवरव्यू देख लो, समझ लो कि इनका नाम क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ओके। बात करते हैं अगला एक्सपेंस की। जो एक्सपेंडिचर था वही एक्सपेंस है। देखो एक्सपेंडिचर में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था ना, उसी को यहाँ डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने क्या बताया था, ये वो खर्चा होता है जिससे हमें चीजें मिलती है और वो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ नहीं रहती। इसी में इसका एक और चीज है, एक और आइटम है जिसके हम बात करेंगे, जैसे सैलरी की। सैलरी हमारे लिए खर्चा है और सैलरी के बदले जो हमें सर्विसेज मिली है सिर्फ 1 महीने के लिए मिली है। अब सैलरी हमारा खर्चा है और ये रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि इससे मिलने वाली सर्विसेज सिर्फ 1 महीने के लिए मिली है, ओके। अब हुआ क्या, अगर सैलरी को हम बिल्कुल टाइम पे कर दे तो ये सैलरी ही रहती है, एक्सपेंस ही रहता है, इसका नाम नहीं बदलता। लेकिन कई केसेस में क्या होता है, हम सैलरी को टाइम से पहले पे कर देते हैं, एडवांस पे कर देते हैं, उसे कहते हैं बिफोर टाइम पे करना। कोई खर्चा अगर टाइम से पहले पे कर दो तो बहुत अच्छा प्राउड सा फील होता है ना। जैसे मान लो कि आप बुक लेने जाने वाले हो, चाहे आपके घर में कोई पार्टी होने वाली हो, उस पार्टी के लिए आपने एडवांस में पैसा पे कर रखा है, तो बहुत कंफर्टेबल फील होता है जब पार्टी का टाइम एक्चुअली में आता है। तो वैसे क्या है, अगर खर्चे को जब हम टाइम से पहले पे कर देते हैं तो वो खर्चे, वो एक्सपेंस हमारे एक तरीके से एसेट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एक तरीके से एसेट्स बन जाते हैं, क्योंकि टाइम हुआ नहीं है सैलरी का, लेकिन टाइम से पहले उसे पे कर दिए, तो जब सैलरी देने का टाइम आया तो बहुत अच्छा सा फील होगा कि हमने खर्चा टाइम से पहले ही पे कर दिया है, ओके। लेकिन दूसरा केस भी है इसका, सैलरी देखो एक्सपेंस यानी कि सैलरी जो मैंने एग्जांपल लिया है, टाइम से पे करो तो सैलरी ही रहेगी, एक्सपेंस ही रहेगा। टाइम से पहले पे कर दो तो एक तरीके से एसेट्स बन जाता, जो कि हमने यहाँ डिस्कस किया था, प्रॉपर्टी। लेकिन टाइम हो चुका है, अभी तक सैलरी पे नहीं करी है, तो एक आप पे बर्डन आ जाएगा, एक ना प्रेशर आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं कर्जा। क्योंकि देखो टाइम हो चुका है, हमने अभी तक उसको पे नहीं किया है, इट्स अ काइंड ऑफ लायबिलिटी फॉर अस। लायबिलिटी मतलब क्या है, कर्जा, एक प्रेशर आप पे। आपका एम्प्लॉय आपसे सैलरी मांग रहा है, बार बार फोन कर रहा है कि सैलरी दो, या ऑफिस में जा रहा है तो बार बार पूछ रहा है सर सैलरी कब दोगे, तो एक प्रेशर सा फील होता है, उसे हम कहते हैं, इस प्रेशर की वजह से जो इसका नेचर बन जाता है और ये एक्सपेंस बन जाता है लायबिलिटी, ठीक है। एक्सपेंस की बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है। अब सेम इसका अपोजिट केस है, इनकम की बात करेंगे। इनकम मतलब पैसा आना, हमारा पैसा, इनकम। अगर इनकम टाइम पे रिसीव हो जाए तो उसे इनकम को हम इनकम ही कहते हैं। अगर इनकम टाइम से पहले मिल जाए, एडवांस पैसा मिल जाए, तो वो लायबिलिटी बन जाती है। लायबिलिटी क्यों बन जाती है, क्योंकि टाइम हुआ नहीं है, पैसा एडवांस ले लिया हमने, तो हम पे एक प्रेशर है उस बंदे के लिए, हमें उसको काम करके देना है, क्योंकि हमने एडवांस में उससे पैसा पकड़ लिया है, उससे एडवांस पैसा ले लिया है, ओके। तो इसके एडवांस पैसा लेने की वजह से इनकम क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। इसका अपोजिट केस देखते हैं कि टाइम हो चुका है लेकिन हमें अभी तक इनकम रिसीव नहीं हुई है। टाइम हो चुका है लेकिन हमें अभी तक इनकम रिसीव नहीं हुई है, तो वो इनकम हमारे लिए बदल करके बन जाती है एसेट्स, यानी हमारी प्रॉपर्टी। यही वाली एसेट्स की बात हो रही है, बिजनेस की प्रॉपर्टी बन जाती है, ओके। अब बात करते हैं इनकम की।
इनकम को, अभी इनकम क्या होती है ध्यान से देखना, इनकम को बाद में समझेंगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस को, प्रॉफिट और गेन को समझ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही ऐड करके हमारी इनकम होती है। पहले बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या होता है, ध्यान सुनो। जैसे मान लो कि हमारी एक टेक्सटाइल की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, किसी संजय, मिस्टर संजय की जो है टेक्सटाइल की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री तो बड़ी है ही, साथ में उसके बहुत बड़ा ना उनका एक लॉन है, यानी कंपाउंड है, यानी बहुत बड़ा खाली ग्राउंड भी है फैक्ट्री के साथ पे। अब क्या हुआ कि फैक्ट्री के ग्राउंड में बहुत अच्छी सी घास लगी हुई है, बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पूरा ग्रीनरी का ध्यान देते हैं हमारे मिस्टर संजय। अब हुआ क्या कि मिस्टर संजय के मैनेजर की बेटी की शादी थी और उनको थोड़ा सा बुकिंग करने में लेट हो गई, तो हुआ क्या कि उनको कोई भी अब बैंक्वेट नहीं मिल रहा, या कोई ऐसा लॉन वगैरह नहीं मिला, ऐसा कोई खाली ग्राउंड नहीं मिला जहां पर बच्चे की शादी करवाई जा सके, बेटी की शादी करवाई जा सके। तो उनके मैनेजर ने बोला संजय जी को कि संजय जी अपना जो ग्राउंड है आप ये मुझे एक दिन के लिए दिखा दीजिए, मतलब मुझे एक दिन के लिए रेंट पे दे दीजिए, जो आपका अमाउंट बनेगा आपको पे कर दूंगा, क्योंकि मेरे को अपनी बेटी की शादी करवानी है, कोई अच्छा सा ग्राउंड अगल बगल में है नहीं जो नियर बाय लोकेशन में हो। तो संजय ने कहा जी बेटा, मतलब संजय ने कहा मैनेजर को, जी आप ले लो इसको, यूज कर लो एक दिन के लिए, आपको जो अमाउंट सही लगे पे कर देना। तो हुआ क्या, संजय ने अपनी बेटी की शादी करवा दी वहां पे, और सारी साफ सफाई अगले दिन करवा दी, सारा पूरा साफ करवा दिया, और संजय के मैनेजर ने संजय को, अपने मालिक को 10,000 रुपए उसको पे कर दिए। संजय को अच्छा लगा कि भाई मेरा ग्राउंड भी यूटिलाइज हो गया, किसी का भला भी हो गया, और इनकम भी हो गई 10,000 रुपए। इस तरीके से संजय ने लोगों को, मतलब अपनी इच्छा से आगे बढ़ के नहीं, जब भी उनसे कोई पूछ नहीं आता जी ग्राउंड दे दो किराए पे, तो वो दे दिया करते हैं, क्योंकि एक रात की बात होती है, एक पार्टी की बात होती है। तो इस तरीके से संजय ने क्या किया कि लोगों को ग्राउंड भी रेंट पे देना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूँ उन्होंने अपनी मर्जी से आगे बढ़ के बिजनेस नहीं किया, जो उनसे आगे हेल्प मांगता है वो ग्राउंड को रेंट पे दे देते हैं। कोई सर्टेन फिक्स अमाउंट नहीं है, कोई 5,000 दे जाए तो भी ठीक है, कोई 10,000 दे जाए तो भी ठीक है, कोई 20,000 रुपए दे जाए तो भी ठीक है, इस तरीके से। लेकिन उनका मेन काम ग्राउंड को किराए पे देना नहीं है, लेकिन ग्राउंड को तो किराए पे दिया जा रहा है, इनकम तो आ रही है। तो पूरे साल में उन्होंने अपने टेक्सटाइल बिजनेस से कमाया 1 करोड़ रुपए। पूरे साल में उन्होंने अपने टेक्सटाइल यानी कि कपड़े के बिजनेस से, गारमेंट के बिजनेस से कमाया 1 करोड़ रुपए। तो जो बिजनेस, कपड़े के बिजनेस से 1 करोड़ रुपए कमाया, वो कहलाएगा प्रॉफिट। उन्होंने ग्राउंड को रेंट पे देके कमाया, अलग से कमा लिया 10 लाख रुपए, वो 10 लाख रुपए कहलाएगा गेन, क्योंकि उनका ग्राउंड को रेंट पे देना उनका काम नहीं है। ग्राउंड तो एडिशनल इनकम है, आ गई तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ग्राउंड को रेंट पे देकर के जो इनकम आई वो कहलाएगी गेन, और जो उनका खुद का काम है उसको करने से जो 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ वो कहलाएगा प्रॉफिट। और जब हम प्रॉफिट को और गेन को दोनों को ऐड कर देंगे तो वो कहलाता है हमारा इनकम। ठीक है, तो दोबारा बात करूं, जैसे कि मान लो कि मेरी अपनी खुद की एकेडमी है, एकेडमी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, वहां से जो पैसा कमाया वो कहलाएगा प्रॉफिट। मैं अपने एकेडमी बैठा ही था, किसी कोई मेरे से पूछने आया जी यहाँ पर आसपास कोई प्लॉट बिका हुआ है क्या, प्लॉट यानी कोई बिल्डिंग या कोई मकान बिका हुआ है। मैंने पड़ोस वाला मकान दिखा दिया, उसको अच्छा लगा, उसने मेरे को बिना मांगी कमीशन दे दी। चाहे मैंने मांगा जी मुझे कुछ कमीशन दो, तो उसने मुझे कुछ कमीशन दे दी। तो जो मेरा काम तो नहीं है प्रॉपर्टी डीलिंग का, लेकिन मेरे से कोई पूछने आया, मैंने वो डील करवा दी, मेरी कमाई हो गई। तो जो मैंने प्रॉपर्टी से कमाया वो कहलाएगा गेन, क्योंकि वो सर्टेन नहीं है कि डेली ऐसा होगा ही होगा। लेकिन मेरा जो अपना ट्यूशन का बिजनेस है, कोचिंग का बिजनेस है, उससे कमाया गया पैसा कहलाएगा प्रॉफिट। और जब मैं अपने गेन को प्रॉफिट दोनों को ऐड कर दूंगा तो वो बन जाता है इनकम। ओके, अब चलते हैं अगले पे। अगला हमारा लॉस है, बहुत सिंपल सी बात है। लॉस क्या होता है, नुकसान। ठीक है, पूरे साल हमने खर्च किए मान लो 10 लाख रुपए, और हमारा जो सेल हुई वो 8 लाख की हुई है, तो 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। या प्रोडक्ट की जो कुल मिला के कॉस्ट थी वो 10 लाख रुपए की, और सेल हमारी वो बिका हमारा 8 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। सिंपल लॉस। परचेज का मतलब होता है रॉ मटेरियल परचेज करना। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि टेक्सटाइल का बिजनेस है, हम शर्ट्स बनाते हैं, शर्ट्स बनाने के लिए हमें कपड़ा चाहिए होता है। तो कपड़े की जो हम बेल यानी कि एक बंडल होता है कपड़े का, उसमें कपड़ा लपेट रखा होता है, तो कपड़े की जो हम बेल्स खरीदते हैं उसे कहते हैं परचेज। ठीक है, और तो उससे हम वो हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है, क्योंकि वो कपड़े की बेल्स, कपड़े के बंडल को यूज कर, उसी को तो हम काट पीट करके सिल करके शर्ट बनाते हैं। ओके, अब क्या हुआ, हमें माल पसंद नहीं आया तो हमने उसे रिटर्न कर दिया। हमने कहा जी इस बेल्स की क्वालिटी में कुछ डिफेक्ट है, हमने उसे रिटर्न कर दिया, तो कहलाएगा परचेज रिटर्न। अब सेल्स क्या होती है, सेल्स का मतलब होता है माल बेचना। हमने वहां से कपड़े की बेल्स खरीदी, उनको काटा, उनको सेल करके शर्ट्स बना के पैक करके बेच दी, सेल्स। हमारे कस्टमर को हमने 10 लाख पीस भेजे थे, उसे 500 पीस पसंद नहीं आया, उसमें कुछ डिफेक्ट लगा, उसने हमें रिटर्न कर दिया, ये हो गया सेल्स रिटर्न, सिंपल। अब बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और सेल लगभग सिमिलर है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मैं दोबारा से अपना एग्जांपल के ऊपर जाऊंगा। हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस है, हमने टेक्सटाइल के बिजनेस से कमाया 1 करोड़ रुपए,
और ग्राउंड को रेंट पे लगा करके कमाया 10 लाख रुपए, कुल मिलाकर के 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाया। ओके, तो हमने टेक्सटाइल के बिजनेस से कमाया 1 करोड़ रुपए था, हमारी सेल कितनी होगी, मान लो 10 करोड़ रुपए सेल होगी। तो 10 करोड़ रुपए जब हमने शर्ट्स को बेच के हमारे पास पैसा आया है, जो सेल का अमाउंट 10 करोड़ रुपए, वो कहलाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। 10 करोड़ रुपए में 20 लाख रुपए हमारा और एडिशनल ऐड कर दो, जो कि ग्राउंड को रेंट किराए पे लगा करके आया है। तो 10 करोड़ 20 लाख रुपए हमारा हो गया कुल मिलाकर के रेवेन्यू। 10 करोड़ रुपए हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और उस पूरे 10 करोड़ 20 लाख में से 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो गया प्रॉफिट। ठीक है, वो कहलाएगा हमारा कुल मिलाकर के इनकम कहलाएगा। ओके, मैं एग्जांपल रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया काफी ज्यादा, रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनो। हमने अपने बिजनेस में कुल मिला के 10 करोड़ की सेल करी, 10 करोड़ का माल बेचा, ये हमारा हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल। ओके, हमने एडिशनल 20 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो आई एम सॉरी फॉर दैट, हमने 10 करोड़ रुपए की सेल करी और हमने 10 लाख रुपए हमने कमाया, हमारे पास एडिशनल आया ग्राउंड को रेंट पे लगा करके, तो कुल मिला के 10 करोड़ 10 लाख रुपए हमारे पास आ गया। 10 करोड़ सेल का है, 10 लाख रुपए जो हमारा है वो ग्राउंड को रेंट पे लगा करके आया है। ओके, 10 करोड़ की सेल में से हमने कमाया 1 करोड़ रुपए जो हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि हमारे बिजनेस का मेन काम है, और 10 लाख रुपए जो हमारा ग्राउंड का है वो तो एडिशनल तो इनकम है ही है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारा मेन काम जो हमने किया है उससे जो हमने सेल करी है। ओके, बात करते हैं गुड्स की। गुड्स का मतलब होता है वो माल, वो कच्चा माल जिसे यूज करके हम कहने में रॉ मटेरियल कह लो, या तो वो माल का जो हमने बना करके तैयार किया, जैसे शर्ट्स जो हमने बनाकर तैयार करी है उसे कहेंगे गुड्स, और गुड्स को जहां रखा जाता है उसे कहते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं। जहां पर हमने शर्ट्स को बना करके रखा है, या तो हमारे पास जो बेल्स आई है, जो शर्ट्स के जो बंडल आए हैं जहां पर उनको रखा जा रहा है, उसे बोलेंगे इन्वेंट्री या स्टॉक। ओके, अब बात करते हैं डेटर की और क्रेडिटर की। डेटर का दूसरा नाम ट्रेड रिसीवेबल्स भी होता है, इसका तीसरा नाम बिल्स रिसीवेबल भी होता है। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, जिन लोगों को हमने उधार दिया है उनसे पैसा आना है। डेटर का मतलब जिनको हमने उधार दिया है, जिनसे पैसा लेना बाकी है, अभी मिला नहीं है, मिलेगा। ओके, क्रेडिटर इसका उल्टा होता है। क्रेडिटर के भी 3 नाम होते हैं, क्रेडिटर, ट्रेड पेबल और बिल्स पेबल। इसका मतलब ये वो लोग हैं जिनसे हमने उधार लिया है, हमने शर्ट्स के बंडल उधार लिए किसी से, तो वो कहलाएंगे हमारे क्रेडिटर। हमने शर्ट्स के बंडल उधार लेकर के शर्ट्स को बना के तैयार करके उधार बेच दी, तो हमारे कहलाएंगे डेटर्स। जिसको उधार दिया डेटर, जिसने उधार लिया वो क्रेडिटर। ओके, अब बात करते हैं बैड डेब्ट्स की। जिनको हमने उधार दिया वो तो कहलाते हैं डेटर्स। हमने उधार दिया कुल मिलाकर के 100 लोगों को, 100 में से 2 जने भाग गए हमारा पैसा लेकर के, तो जो 2 जने भागे वो कहलाएंगे बैड डेब्ट्स। यानी डेटर ही है ये, लेकिन ये क्या होगा, ये बैड होगा, यानी कि पैसा लेकर के भाग गए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डिस्काउंट। तो हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। डिस्काउंट अब बहुत कॉमन चीज है, आप ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। लेकिन अकाउंट्स में डिस्काउंट के 2 टाइप्स दे रखे हैं, पहला ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं इस शर्ट का एग्जांपल ले लूँ, ये शर्ट 500 रुपए की है और हमारी कंपनी ने बोला जी इस पर ट्रेड डिस्काउंट चल रहा है 10%। ये इसका मतलब क्या है कि ये 500 रुपए की शर्ट पे 50 रुपए का डिस्काउंट हर किसी को दिया जाएगा, जो कैश लेने आया उसको भी, जो उधार लेने के लिए आया हो उसको भी। ओके, तो हुआ कि हमारी कंपनी में पहला कस्टमर आया, वो 100 पीस हमसे उधार ले गया, ठीक है, हमारा डेटर बन गया। ओके, दूसरा कस्टमर आया, उसने बोला जी मेरे को ये 100 पीस शर्ट्स चाहिए, कितने की लगाओगे? हमने कहा जी 10% का ट्रेड डिस्काउंट चल रहा है, आपके लिए 450 रुपए की पड़ेगी। तो उसने बोला जी मैं कैश पेमेंट कर रहा हूं, मुझे कुछ एडिशनल डिस्काउंट दो। तो हमने क्या किया, 10% उसे कैश डिस्काउंट दे दिया, प्लस 10% उसे हमने उसे 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया और 10% उसे कैश डिस्काउंट दे दिया। यानी कि जब चीज 500 रुपए की थी, पहले उसे 10% हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, यानी 50 रुपए उसको डिस्काउंट दिया, उसको पड़ गई वो 450 रुपए की। फिर 10% और डिस्काउंट दे दिया 45 रुपए का, तो उसको वो पड़ जाएगी 405 रुपए की। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है, जो उधार लेने आया उसको भी, जो नगद लेने आया उसको भी, और कैश डिस्काउंट सिर्फ उसको मिलता है जो सिर्फ कैश में पेमेंट कर रहा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वाउचर्स की। वाउचर को सिंपल से एक वर्ड में बताऊं तो बिल को वाउचर कहते हैं, इसको मेमो भी कहते हैं। ठीक है, उसका डेबिट की बात करूं, देखो डेबिट और क्रेडिट पूरे अकाउंट से सुनोगे, जिंदगी भर सुनोगे। डेबिट क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं होता, ये सिर्फ 2 साइड के नाम है। जैसे हमारी एक कॉमन इंसान की जिंदगी में लेफ्ट और राइट होता है ना, वैसे एक अकाउंटेंट की जिंदगी में लेफ्ट डेबिट होता है और राइट साइड क्रेडिट होता है। तो इट इज जस्ट नेम ऑफ 2 साइड्स, लेफ्ट साइड इज ऑलवेज डेबिट, राइट साइड इज ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है, प्रोप्राइटर कहते हैं हम ओनर को, जो बिजनेस को चला रहा होता है, उसे हम प्रोप्राइटर कहते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू।
कहने का मतलब क्या है, आप एक इनोवा लेकर के आए हो, इनोवा आपने गाड़ी खरीदी है 15 लाख रुपए की, उसको 2 साल यूज कर लिया, उसको बेचने जाओगे तो 10 लाख रुपए की बिकेगी या कुछ ना कुछ कम की बिकेगी, 7-8 लाख रुपए की बिकेगी। मान लो कि आपने उसे 10 लाख रुपए का बेच दिया तो 5 लाख का उस पर डेप्रिसिएशन लग गया। ये कहने का मतलब क्या होता है, जब हम चीजें खरीदते हैं जब उसकी वैल्यू घट जाती है यूज करने से उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से लगता है, लेकिन कभी और डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन के चैप्टर में। ठीक है, बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ये मार्कर बनाने की कॉस्ट क्या थी, 5 रुपए। पिछली वीडियो डिस्कस किया है मैंने चैप्टर 1 में, जिसमें मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग बताया है। मार्कर बनाने की कॉस्ट है 5 रुपए, बेच रहे हैं 20 रुपए का, क्योंकि इसमें 10 रुपए की हमारी एडिशनल जो है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है। यानी 5 रुपए का मार्कर बनता है, बनाने की कॉस्ट 5 रुपए, 10 रुपए एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट, कुल मिला के हो गए 15 रुपए, 20 रुपए का इसे बेच रहे हैं तो ये 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो जो उसके बनने की कॉस्ट होती है किसी प्रोडक्ट की, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, इसमें हमारे बनने की कॉस्ट और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट दोनों को ऐड किया जाता है। इंसॉल्वेंट बहुत कॉमन वर्ड है, इसे आम भाषा में कहते हैं दिवालिया हो जाना। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि कोई ना कोई दिवालिया हो जाता है, फिर उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जाता है, नीलाम किया जाता है। इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, स्वर्ग मूवी है गोविंदा की, वो देख लेना, और राजेश खन्ना की, उससे पता लग जाएगा आपको। जब कोई इंसान मार्केट से बहुत सारा कर्जा ले लेता है, उसको पे नहीं कर पाता, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर देती है कोर्ट के खुद लोग अगर जैसे ऑक्शन कर देते हैं, नीलाम कर देते हैं, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट हो जाना। ठीक है, उसका अपोजिट होता है सॉल्वेंट, यानी जिसका सफिशिएंट वर्थ है, अपनी जो लाइबिलिटीज है टाइम से उसको पे कर रहा है। ओके, बुक वैल्यू अगला हमारा सेकंड लास्ट है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि अकाउंट्स के बुक्स में, यानी किसी अकाउंट में किस चीज की क्या कीमत है। कहने का मतलब, मैं इनोवा का एग्जांपल लूंगा। इनोवा हम 15 लाख रुपए की लेकर के आए हैं। इनोवा पे हमने डिसाइड किया इस पे हम हर साल 20% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन यानी इसकी वैल्यू जो घटेगी वो हर साल 20% घटेगी। 15 लाख का 20% हो गया आपका 3 लाख रुपए, यानी 1 साल बाद इनोवा की वैल्यू बच गई 12 लाख रुपए। उसके बाद उसको हमने क्या में 2 साल बाद उसकी वैल्यू दोबारा से 3 लाख रुपए घट के बच गई 9 लाख रुपए। हमने उसे मार्केट में बेच दिया 10 लाख रुपए का। तो बुक के हिसाब से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से इनोवा की कीमत थी 9 लाख रुपए, हमने उसे बेच दिया 10 लाख रुपए का। तो और मार्केट जो हमने उसे मार्केट में बेचा है उसे बोलेंगे मार्केट वैल्यू। 10 लाख रुपए उस इनोवा की मार्केट वैल्यू है, और अकाउंट्स के हिसाब से उसकी वैल्यू 9 रुपए थी। ठीक है, 9 लाख रुपए थी। सिंपल। इस मार्कर की बात करूं, ये मार्कर मैंने 3 महीने इस्तेमाल कर लिया है। अब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहती है कि इसकी कीमत 10 रुपए है, हाफ वैल्यू हो चुकी है, लेकिन मैंने मार्केट में से 2 रुपए का बेच दिया। ठीक है, तो इसकी अकाउंट्स के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 10 रुपए थी, मार्केट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 2 रुपए थी। ओके, तो उसे कहते हैं बुक वैल्यू, कि अकाउंट्स के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, ये पॉइंट रिलेट करता है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स से, जो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी है। ठीक है, बात करते हैं एंटिटी क्या होती है। एंटिटी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंपनी, यानी संस्था। मेरा अपना खुद का कोचिंग सेंटर है, ट्यूशन सेंटर है, वो मेरे लिए एंटिटी है। किस मिस्टर संजय का अपना खुद का टेक्सटाइल का बिजनेस है, उनके लिए वो उनकी एंटिटी है। एंटिटी का मतलब होता है कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, संस्था। ओके, तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर 2 था, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया इसमें। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंस्टेंटली रिप्लाई करूंगा। हमारे चैनल का नाम बनिए वाली कॉमर्स है, आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते हैं, जरूर करना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।